अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑडियो बुक सीरीज में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। बुक आंगन मुसन्नफ खदीजा मस्तूर, एपिसोड नंबर 4। सो हेडफोन लगाओ और चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शहर में कैनूस के आराम कुर्सियां बिछ गई थी। मेज पर आपा के हाथ का कड़ा हुआ मेजपोश पड़ा था। मामा मेज पर चाय के बर्तन लगा रही थी और अम्मा एक सा हदायत दिए जा रही थी। आपा मेहंदी के छोटे से पौधे पर पानी छिड़कने के बाद अम्मा के पास आ बैठी। सफदर भाई के पास वाली कुर्सी पर बैठे थे। वो अम्मा के पास खड़ी थी, मगर कोई भी तो उसकी तरफ मुतवज्जा ना था। सब बेजार थे। उसने कई बार आपा के हाथ पर हाथ रखा, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गई। अम्मा सफदर भाई को घूर घूर कर देख रही थी। आपा ने उसी तरह जल्दी जल्दी चाय पी जैसे किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, मगर उसके चाय पर ठंडी हो रही थी। उसने मारे गुस्से के प्याली को हाथ भी न लगाया। वो कितनी सख्त रंजीदा हो रही थी। भला ये भी कोई घर है जहाँ कोई किसी को मुंह भी नहीं लगाता? कैसा अच्छा होता कि वो इस जगह ना आई होती। यही आकर तो सबके मुंह फूले हैं। वो न जाने और क्या क्या सोच रही थी कि सब नाराज़गी हो गई थी और वहाँ से उठकर मेहंदी की पत्तियाँ नोचने लगी। तुम चाय नहीं पियोगी बेटी? अब्बा ने पूछा, मगर वो चुप रहकर अपनी खुफकी का इजहार करती रही। उसका जी चाह रहा था कि खूब जोर से चीखे, नहीं पीते बला से ठंडी हो जाए। किसी का जा रहा है? कूड़ा क्यों कर रही हो? अम्मा ने सख्ती से पूछा और वो उठकर आपा के पीछे हो ली, जो लंबे लंबे कदम रखती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। सब मुंह बनाए बैठे हैं आपा, उसने बड़े दुख से फरियाद की। यहाँ तो लड़कियां भी नहीं जिनके साथ खेलूं कूदूं तो जी बहल जाए। अरे बिट्टू, तुम इतनी बड़ी हो रही हो और तुमको इतना भी नहीं मालूम कि जब घर में लड़ाई हो तो सब चुप रहते हैं। दोपहर में अम्मा और अब्बा में खटपट हो गई है, इसलिए सारे के सारे चुप बैठे हैं। बस यही कि अम्मा को सफदर भाई से नफरत है। जब तक वो इस घर से नहीं जाते ये लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर कमरे के हल्के से अंधेरे में आपा ने उसे अपने पास बिठाकर सरगोशियाँ करने लगी। जब तुम्हारे सफदर भाई चौथे दर्जे में पढ़ते थे तो मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मगर मुझे सब याद है। एक बार अम्मा ने उनको बेहद मारा था। जब अब्बा को मालूम हुआ तो वो अम्मा से रूठ कर ठाकुर साहब के घर चले गए थे। फिर ठाकुर साहब ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को राजी करके घर भेजा था। बस उसी वक्त से अम्मा सफदर भाई से और भी नफरत करने लगी। कैसा बेशरम है ये तुम्हारा सफदर भाई, जो भी यहाँ से नहीं जाता। अब इस लायक हो चुका है कि खुद कमा कर खाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मा की हिदायत पर नौकरानी सफदर को 2 वक्त का सड़ा हुआ खाना खिलाती थी। चूल्हों पर दूध में ढेरों पानी मिलाकर पीने को देती और गोश्त पर के छिछड़े काट कर उनके लिए कीमा पका देती। मगर सफदर भाई ने कभी अब्बा से शिकायत न की। एक दिन अब्बा ने खुद उनका खाना चेक किया तो अब उसको अपने साथ खिलाने लगे, लेकिन सफदर भाई की सेहत फिर भी खराब रही। छिछड़े तो कुत्तों को खिलाते हैं? तमीना ने पूछा। वो था ना अब्बा, हमारा छोटा सा कुत्ता टॉमी, उसे भी तो छिछड़े उबाल कर दिए जाते थे। उसने कहने को तो कह दिया, मगर अब्बा एकदम सिसकने लगी और हैरान होकर रह गई। तुम सफदर भाई से ज्यादा ना बोला करो, आपा ने आंसू पूछकर जल्दी से कहा और फिर हंसने लगी। वो आपा के हिदायत की परवाह किए बगैर बाहर आ गई। सब इसी तरह बेजार बैठे थे। सफदर भाई बाहर घूमने चले। उसने अम्मा की तरफ देखे बगैर कहा, मगर सफदर बिल्कुल खामोश रहा। अब इसे स्कूल में दाखिल करा दो, वरना यूं ही मारी मारी फिरेगी, अम्मा ने तेज लहजे में कहा। मालूम करूँगा। सुना है यहाँ बस एक ही मिशन हाई स्कूल और वहाँ सिर्फ अंग्रेज़ों की पढ़ाई की जाती है, या फिर वो अपने मज़हब की तबलीग करते रहते हैं। अंग्रेज़ों के इन स्कूलों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये हमारी गुलामी से हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं। बात तो सारी ये है कि तुम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो, उनकी नौकरी करोगे मगर बेटी को इन स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे। बस इसी ख़ानदान में तो सिर्फ तुम्हारी बहन और भांजा पढ़ेंगे। तुम्हारी एक साहबजादी 10 दर्जे पढ़ कर बैठ गई है। उन्हें खैर किस्से कहानियों से फुर्सत नहीं मिलती। अब दूसरी को अंग्रेज़ दुश्मनी के सुपुर्द कर दो। अम्मा एकदम बिफर गई। उसने घबरा कर सफदर भाई की तरफ देखा। वही तो अब्बा को किताबें देते थे। सफदर भाई जैसे बौखला कर अपने कमरे की तरफ भागे और अब्बा ने कुर्सी की पुश्त से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। वो उस वक्त कितने जख्मी नजर आ रहे थे। वो लड़ाई के खौफ से बाहर आ गई। बैठक के सामने वाले चबूतरे पर 2 आराम कुर्सियां पड़ी थी। वो वहां बैठकर पाँव हिलाने लगी। 2 मंजिले मकान से हारमोनियम पर गाने की आवाज आ रही थी। वो चुपके बोल दोहराने लगी। गाना बजाना उसे कितना अच्छा लगता था, मगर अम्मा के डर से कभी गाने का नाम न लिया।
वो तो अम्मा के मुंह से यही सुनती रही थी कि शरीफों के घरों की लड़कियां गाना नहीं गाती। चबूतरों पर बैठे बैठे शाम का अंधेरा छाने लगा। मंदिरों से घंटों की आवाज आ रही थी और ढेरों परिंदे बसेरा लेने के लिए दरख्तों में शोर मचा रहे थे। सामने कच्ची सड़क पर बकरियों का रेवड़ धूल उड़ाता गुजर गया। वह उन्हें गिनने लगी मगर जी न लगा। घर में लड़ाई देखकर वो कितनी रंजीदा हो गई थी। अंदर चलो बिट्टू, रात हो रही है। सफ्तर ने उसे आकर उठाया। जब तुम स्कूल में दाखिल हो जाओगी तो दिल बहल जाएगा। सफदर ने उसे सीने से लगाया जैसे मारे ममता के तड़प रहा हो। मम्मा लालटेन हाथ में लिए जाने इधर से उधर क्या करती फिर रही थी। अब्बा और अम्मा उसी तरह बेदार बैठे थे। तुम आई? अम्मा ने सख्ती से सवाल किया और उस जवाब का इंतजार किए बगैर अब्बा से मुखातिब होगी। मैं कहती हूँ इसे फौरन स्कूल में दाखिल कराओ। मुझे तो अपनी इसी लड़की पर अरमान पूरे करने हैं। तुम्हारे अरमान तो भाई और बहन और भांजे पर पूरे हो गए। सफदर मियाँ, तुम अपने कमरे में जाओ, अब्बा ने नरमी से कहा। और जब सफदर अपने कमरे में चले गए तो अब्बा एकदम सख्त हो गए। मुझे मिशन स्कूलों से नफरत है। मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, बेशक जाहिल रहे। ये तो मैं देखूंगी कि जाहिल रहेगी या पढ़ेगी। तुम तो अल्लाह वास्ते का बैर लेकर बैठे हो अंग्रेजों से। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। अम्मा की आवाज में इस बला का तंज था कि अब्बा कुर्सी से उछल पड़े। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर अपने भाई के पास मेरे रुपए क्यों रखा है? मैं तो अपने बच्चों से मजबूर होकर नौकरी कर रहा हूँ। अगर तुमने वो रुपए गायब न किए होते तो मैं उनसे कोई तिजारत कर लेता। कौन से रुपए? अम्मा जैसे बिलबिला उठी। वही जो जमीन के बाद मेरे हिस्से में आए थे। खूब, वो रुपया तो आली और तहमीना के लिए। यहाँ क्यों रखती भला? इसीलिए ना कि तुम्हारी बहन और भांजे के काम आ जाए। मैं वैसी बुद्धू भी नहीं हूँ। अम्मा हंसी। मैं तुम्हारे भाई पर दावा कर दूंगा। जानते हो मेरे भाई अंग्रेज की बीवी अंग्रेज है। अम्मा ने बड़े गुरूर से सर ऊंचा कराया। तो वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हारे भाई बेचारे यूं ही फिरते थे। अंग्रेज बीवी लाकर तो बड़ा ओहदा मिला है। अब्बा इस तरह बात कर रहे थे जैसे गाली दे रहे हो। तुम तो नौकरी करते 12-15 साल हो गए मगर बड़ा ओहदा ना मिला, इसलिए अब जलोगे नहीं तो और क्या करोगे? अम्मा ने हकारत से जवाब दिया। ओफो। अब्बा ने सख्त बेजारी से मुंह फेर लिया और फिर दालान के कोने में खड़ी हुई छड़ी उठाकर बाहर निकल गया। अम्मा दुपट्टे का पल्लू मुंह पर डालकर धीरे धीरे रोने लगी। अब्बा आकर उन्हें समझाने लगी तो उन्होंने आंसू पूंछ लिए। मैंने वो रुपया तुम दोनों बहनों के लिए जमा कराए थे, वरना सब्दा और नजमा पर उड़ जाते। अम्मा ने रंधी हुई आवाज में कहा और लंबी लंबी आहें भरने लगी। उस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि सफदर भाई भूत है जो सब कुछ खा जाएंगे। अम्मा इसके लिए जी तड़प रहा था। यही चाहती थी कि अम्मा के बारे लिपट जाए, मगर मारे घबराहट के अपने बिस्तर पर लेट गई। पूरा चांद भर चुका था। हारमोनियम पर गाने की मदम मदम आवाज आ रही थी। वो गीत सुनते सुनते सो गई। सोते में एक बार महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है, मगर वो ना उठी। जाने रात सबने खाना खाया भी था या नहीं। वहाँ आए कुछ दिन ही गुजरे थे कि अब्बा की बैठक आबाद होगी। कुसुम दीदी के पिताजी भी आने लगे। अम्मा हर वक्त गुस्से से विफरी रहती है। सब बेकार लोग हैं, उन्हें दुनिया में कोई काम नहीं है। बेटी सारा दिन गाने गाती है और बाप सियासत बिगाड़ता है। कुसुम दीदी अम्मा को एक आंख न बाती थी। नफरत की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि उनके पिताजी अंग्रेज राज के खिलाफ थे और इस पर जुल्म किए कि वो हिंदू थे और उनकी बेवा बेटी गाना बजाती रहती। कुसुम दीदी का शोहर एक दिन जलियांवाले बाग के जलसे में शरीक होने गए। सास ससुर ने बथेरा रोका मगर उनकी बातों पर हंसते रहे। मैं अपने सास ससुर की बातें सुनकर पागल हुई जा रही थी, पर मारे लोग को कुछ ना कर सकी। घूंघट के अंदर से ही उनके उठते हुए पाँव देखती रही। वो तो कहते थे कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, पर जाते समय मेरे दिल की मर्जी ना पूछी। वो हंसते हुए चले गए और फिर कभी नहीं मुड़े। मैं उनकी राह तक कर थक गई। मुझे बेवा जानकर सब लोग मुझसे बचते हैं। ये जाने क्या बात है कि मैं आज तक अपने आप को बेवा नहीं समझती। मैं बेवा हूँ वैसी? कुसुम दीदी ने अम्मा की तरफ देखकर पूछा था और फिर जाने की छत तकने लगी। अम्मा ने अपने सामने पांदन खींच लिया और वह जाने क्यों उस वक्त कुसुम दीदी के लिपट गई थी। उन्हें अगर मुझसे मोहब्बत होती तो कभी न जाते। उन्हें सिर्फ अपने देश से मोहब्बत थी। अब मैं अपनी मोहब्बत को कहाँ ले जाऊँ? उन्होंने ये भी न सोचा कि मेरे सीने में भी दिल है। कुसुम दीदी ने जैसे फरियाद की, फिर सारी के मुंह में मुंह छुपा लिया। अम्मा ने शायद उनकी बेशर्मी से घबराकर मुंह फेर लिया। कुसुम दीदी की जब पहली बार इस घर में आई थी तो उसे महसूस हुआ था कि कहानियों की परी आ गई है। उस दिन वो घर से बेजार होकर बाहर चबूतरे पर बैठी थी। उस दिन तो सख्त फसाद के बाद सफदर उसे स्कूल में दाखिल करा आए थे। सफदर ने पहली बार अब्बा की मर्जी के खिलाफ कोई हरकत की थी, मगर अब्बा ने उन्हें एक लफ्ज न कहा, सिर्फ अम्मा से बात न की थी। जब वो बोलती तो अब्बा मुंह फेर लेते।
कुसुम दीदी अपने 2 मंजिला मकान से उतरकर उनके पास आ खड़ी हुई थी। नन्हे नन्हे गोरे पाँव चांद के 2 टुकड़े मालूम हो रहे थे। उनकी लंबी मोटी आंखों में कैसी असेबी सी कैफियत थी। वो उसका हाथ थाम कर कितने प्यार से मुस्कुराई थी। मैं राय साहब की पुत्री हूँ, तुम्हारी अम्मा से मिलने आई हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। और कहानियों की वो शहजादी याद आ गई जिसके मुंह से फूल झड़ते थे। तहमीना अप्पा और कुसुम दीदी की ऐसी दोस्ती कि ठीक है, दोनों घंटों कमरे में जाने क्या क्या बातें करती रहती। अम्मा इतनी देर तक जली जली फिरती और जब कुसुम दीदी अपने घर चली जाती तो अम्मा को कोई ना कोई बुरी बात याद आ जाती। कम वक्त काफिरों में क्या बुरा तरीका है कि दूसरा निकाह नहीं करते। क्या साजाब है इन जहालत में औरतों को बिठाए रखना। हमें पता है कि ये जवान जहान औरतें कैसे अंडिया में गुड़ फोड़ती। आपस हर जगह सब कुछ सुन लेती, मगर ऐसी बातें बहुत बुरी लगती। कुसुम दीदी तो चोरी छुपे उसे हारमोनियम भी सिखाने लगी थी। कुसुम दीदी गुड़ खाती नहीं जो फोड़ेगी, उन्हें गुड़ से नफरत है। वो गुस्से से चीख पड़ी थी और अम्मा खिलखिलाकर हंस दी। उस दिन उसने अप्पा से बात भी न की। ऐसी खामोशी किस काम की कि अपनी सहेली की तरफ से बोलती तक नहीं। बड़ी अप्पा है कहीं की। वो चुपके चुपके बड़बड़ाती रही। उस रोज शाम को जोर से आंधी चली और बादल घर घर आ गए थे। शायद जून के आखिरी दिन थे। सारी रात बादल छाए रहे और किसी किसी वक्त हल्की सी बारिश हो जाती। अम्मा और अब्बा कमरे में सो रहे थे। वो अप्पा के साथ बरामदे में सो रही थी। किसी वक्त हवा तेज होती तो बुछार पाँव तक आती और उसकी आंख खुल जाती, मगर एक बार जो उसकी आंख खुली तो अप्पा अपने बिस्तर पर ना थी। बादल धीरे धीरे दमक रहे थे और उसे डर लग रहा था। चंद ही मिनट में आ गई और वो अकेली न थी। सफदर भाई भी साथ थे। सख्त हैरत हुई कि अप्पा रातों को सफदर से बात करती है। क्या वो अम्मा से इतना डरती है? अप्पा बिल्लियों जैसी चाल चली से आई और अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो सफदर ने उन्हें लिपटा लिया, फिर उनके चेहरे पर झुके रहे। उसने मारे हैरत के सांस तक रोक ली थी। सलमा फुप्पी की कहानी उसे याद आ रही थी। उस वक्त उसे कितने अजीब एहसास हो रहे थे। सुबह जब उसने अप्पा से पूछा कि अप्पा रात तुम कहाँ चली गई थी, हमारे खौफ के अप्पा के होंठ नीले पड़ गए। मैं कोई अम्मा से थोड़ी कहूँगी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। उसने पूरी औरतों की तरह अप्पा को तसल्ली दी तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। उनका सारा जिस्म का खौफ से कांप रहा था। अगर तुम अम्मा से कह दिया तो वो जाने क्या करेगी। सलमा फुप्पी के साथ भी जो कुछ ना हुआ होगा। तुम्हारे सफदर भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है। वो खुद मुझे अच्छे लगते हैं। मैं भला अम्मा से कैसे कह सकती हूँ कि कहीं अम्मा भी उन्हें 84 से जूते। अप्पा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैं उनको यहाँ से भगा दूंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। दलाल में सफदर भाई खड़ी थे। उनके साथ स्कूल चली गई, मगर वहाँ भी उसका जी न लगा। सफदर भाई कहते थे कि स्कूल जाकर जी बहल जाएगा, मगर वो तो बड़ी हुई जा रही थी। हर बात की तरह उसके दिमाग पर असर होता। रात का किस्सा बार बार याद आता और अंजाम के खौफ से एक लफ्ज भी ना पढ़ सकी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। तब तक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दिया करें। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक्स, अल्लाह।